हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो आज हम जो पेपर डिस्कशन का एक सेशन निकालने वाले थे बीच में, आज उसका पहला दिन है। तो 27 तारीख पहला डेट था, देन 29, 31, 1 और 30 भी। तो जिन जिन डेट्स पे पेपर हुए हैं, वन बाय वन एक एक करके हम सारे पेपर्स पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये एक प्रकार का रिवीजन होगा, यानी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस टाइप का क्वेश्चन आया है उस टाइप के कंसेप्ट पर डिस्कस करते हुए आगे। रिवीजन का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स हैं तो उन पेपर्स के अराउंड जो जो चैप्टर के क्वेश्चंस आते जाते हैं उस चैप्टर पे एक हल्का सा पूरा डिटेल लेते हुए कि भाई इस चैप्टर से ये जो सवाल आया इससे मिलते जुलते सवाल और कैसे हो सकते हैं, उस पर चर्चा करके हम आगे, ठीक है ना। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करेंगे आज से। कुछ दिनों तक इसी प्रोसेस को आगे चलाएंगे जब तक ये पेपर कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ जिसमें पेपर्स आपके सामने होंगे, वन बाय वन इसी पेपर शीट के ऊपर हम इनका डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये 27, 29, 30, 31 और 1 फरवरी ये वो डेट हैं जिन पे पेपर्स हुए थे। 5 डे पे 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, यानी टोटल 10। मैं उनका केवल मैथ्स वाला पार्ट भी डिस्कस करूंगा। मैथ्स वाले पार्ट को पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, बाकी बात बाद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लें, और लेवल क्या है क्वेश्चन का, इस पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली? थोड़ा सा छोटे फॉन्ट में है, मैं जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कर देता हूँ। ये ली पहला क्वेश्चन, इतना ये आपके सामने आ गया, अब आपको साफ दिखाई देगा। तो क्या है क्वेश्चन, देखें। द फंक्शन f n-1 to n, यानी आपका डोमेन नेचुरल नंबर से बना है जिसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया है और कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाय fn इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है ना। और फंक्शन में इनपुट के लिए आप कोई वैल्यू n की जगह रखेंगे। n की जगह जो वैल्यू आप रखेंगे वो डोमेन से उठेगी, यानी 1 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर आप n पे प्लेस कर पाएंगे। और जो आउटकम आएगा, मतलब जो उसकी इमेज बनेगी, वो होगी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो उस एलिमेंट की इमेज। इस तरह से आप दो एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे और फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो कहता है क्वेश्चन कि अगर इस रूल के तहत एक फंक्शन को डिफाइन किया जाए तो इस फंक्शन के नेचर के बारे में आप क्या बता सकते। ऑप्शंस कैसे हैं? 1 1 on 2 यानी into on 2, 1 1 many 1 पे बेस्ड। तो किस कैटेगरी में रखेंगे? 12th क्लास, चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। 11th की क्लास में भी रिलेशन फंक्शन होता है, 12th में भी, ये 12th वाले पार्ट का है। और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो लाइव क्लासेस में बना रहा हूं उसमें जितने चैप्टर में निपटा चुका हूं, मैं 6th लेसन पे हूं। तो रिलेशन एंड फंक्शन पर पूरी चर्चा हो चुकी है। पास्ट ईयर्स के पीवाईक्यूज जो जितने सालों के सवाल आए हैं उन सब पे भी पूरी 17 क्लास तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का डिस्कस किया। तो वहां पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। अगर कोई डिटेल देखना चाहे तो सारे टॉपिक्स की सारी डिटेल उसमें अवेलेबल है। और उस पैटर्न में जो पढ़ाया गया है उसमें बेसिक लेवल से लेकर मेंस के लेवल तक सभी प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। फंक्शन है, डोमेन में कोई भी नेचुरल नंबर 1 को छोड़ के आ सकता है और इमेज के रूप में भी नेचुरल नंबर आएगा। और कैसे बनेगा फंक्शन? fn इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो इमेज का रोल प्ले कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, ऐसे ही समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं कि किसी फंक्शन को ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के सभी एलिमेंट पिक होने। आप जानते हैं कि डोमेन और कोडोमेन के बीच में जब एक फंक्शन आप बनाते हैं तो जिस फंक्शन को डिफाइन करते समय कोडोमेन के सारे एलिमेंट पिक हो जाते हैं, हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और 1 1 उसको बोलते हैं जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट केवल एक, मतलब डोमेन के एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है। अगर डोमेन के 2 एलिमेंट एक सी इमेज बना देते हैं तो हम कहते हैं ये मैन। अब इन बातों को ध्यान में रख के सुनिए। एक सिंपल से केस से बताता हूं। अगर आप f6 निकालेंगे तो आपको f6 के रूप में क्या निकालना पड़ेगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। और 6 के जो फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा, ठीक होगा ना। तो f6 3 है। अच्छा, जब आप f9 निकालेंगे बच्चों तो 9 का भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 ही आए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इनपुट एलिमेंट होंगे जिनका आउटपुट सेम आए। तो भैया फंक्शन मैनी 1 है, 1 1 तो नहीं है, ये फंक्शन मैनी 1 कैटेगरी में आ रहा है। दूसरी बात पर डिस्कस करेंगे मैनी 1 के बाद कि ये इनटू है या ऑन टू है। तो एक बात बताइए, आपने अपने कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर्स को रख दिया है। तो भैया सारे नेचुरल नंबर रख दिए, तो अब बताओ मुझे जो कोडोमेन में 4 और 8 जैसे नंबर्स बैठे हैं, जो कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं, उनका क्या, इनसे कौन जुड़ेगा? क्योंकि आपने डेफिनेशन तो ऐसी बना दी है कि आप किसी भी एलिमेंट की इमेज केवल प्राइम फैक्टर ऑफ n के रूप में चुनेंगे। तो 4 और 8 जैसे नंबर्स को जो कंपोजिट है उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, इसको मैं इनटू कैटेगरी में डाल। तो आप ऐसा ऑप्शन पिक करें जिसमें लिखा हो कि फंक्शन मैनी 1 और इनटू के कॉम्बिनेशन से, या लिखा हो कि 1 1 ना हो और ऑन टू, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, ठीक। क्या ऑप्शन इससे मैच करेगा एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए, या वो चलिए आप लोग मैच करा लेंगे, ऑप्शन तो आप लोग खुद मैच करा लेंगे। फिलहाल मैंने बता दिया कि ये मैनी 1 फंक्शन है और साथ में इन। अब जो भी सूटेबल आप ऑप्शन खुद, ठीक है ना।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए, क्योंकि जितना मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता जाऊंगा उतनी ज्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एक दिन में। सेकंड में आइए, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन दिस अप टू 25 टर्म्स एंड दिस अप टू 37 टर्म्स। सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखिए, पहले क्वेश्चन को भी सिंपल कैटेगरी में रखा जाएगा। मैं बता देता हूं, जो मैं एक टेक्निक सिखाता हूं हमेशा कि पेपर को आप दो पार्ट में किया कीजिए। पहले पार्ट में कौन से सवाल होंगे जो बिल्कुल तुरंत हो जाएंगे, देखते ही हो। तो कभी भी कोई पेपर करता है तो उसको दो पार्ट में बांट के करना चाहिए। पहले 70 मिनट का एक हिस्सा और 110 मिनट का दूसरा हिस्सा। पहले 70 मिनट में करने वाले सवाल वो होते हैं जो 1 मिनट से कम टाइम में निकाले जा सकते हैं और जिसके लिए आप श्योर हैं कि आप सही। तो पहले क्वेश्चन को मैं इसी कैटेगरी के क्वेश्चन में मानूंगा। ये फर्स्ट राउंड का सवाल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज FR मींस फर्स्ट राउंड। इस सवाल को फर्स्ट राउंड में पिक किया जा सकता था, ये देखते ही हो सकता था। अब हुआ या नहीं हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन ये होना चाहिए था पहले ही राउंड में उन बच्चों से जो तैयारी कर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी थीम आसान है। अब करूंगा जब तो देखता हूं कैलकुलेशन कितना है। अगर ज्यादा कैलकुलेशन है फिर फर्स्ट राउंड में नहीं पिक करेंगे, लेकिन सवाल बिल्कुल इतना ब्राइट है, साफ दिखाई दे रहा है कि क्या बोलना चाहता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, आप लोगों के देखने के लेवल पे ले आता हूं इसको। ये अब साफ दिखाई दे रहा है। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन दिस अप टू 25 टर्म्स एंड सेकंड प्रोग्रेशन अप टू 37 टर्म्स। अब देखिए कॉमन टर्म निकाल तो क्लियर समझो बच्चों, जो पहली सीरीज है यार वो 5-5 के गैप भाई, इसके बाद 24 देन 29 34 39 ऐसे चलती जाएगी। ठीक, और दूसरी सीरीज क्या देख लीजिए 3 6 9, ये तो 3 की टेबल है। 21 24 27 27 30 33 36 39 ऐसे चले। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स कौन से हैं? यहां तक तो कोई इसमें झंझट है ही नहीं भाई, सिंपल बिल्कुल प्लेन चल रहा है क्वेश्चन। 9 कॉमन और 9 के बाद 14 में कुछ नहीं भैया, 24 सीधे आया और फिर 39 आया। यानी ऊपर वाले में अगर आप देखें तो दूसरा टर्म कॉमन आया है। अब अपर सीरीज की बात कर रहा हूं, सेकंड टर्म कॉमन आया है, उसका सीधे फिफ्थ के बाद सीधे 6 7 8, यानी 3-3 के जो ऊपर वाली सीरीज के 25 टर्म है उसमें हर 3 की गैपिंग के बाद टर्म मैच कर रहे हैं। तो कौन कौन से मैच करेंगे नीचे वाले से? दूसरा, सेकंड, ये टर्म की पोजीशन है, ये मैं पोजीशन के लिए एक और एपी बन। दूसरा, पांचवा, आठवां, फिर 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 ऐसे करके मैच करेंगे। अब क्योंकि इतने कम टर्म है कि गिनती कर लेते हैं, एग्जाम में गिनती कर लो, मुंह के सामने पूरे लिख दिए मैंने। ये मैच करने वाली पोजीशन है। और दूसरी सीरीज में देखो सीधे तीसरा पोजीशन मैच करने के बाद 4 5 6 7 8, फिर 13 18 23 28 33 38 ये मैच किए। 38 भी मत लिखो, माफ करो, क्योंकि 37 टर्म तो टोटल है, मैं फ्लो में बह गया था इतने। यानी पहली सीरीज के 8 टर्म दूसरी सीरीज के 7 टर्म से मैच कर गए हैं। अगला, यानी कि कहना क्या चाहता हूं, पहले इस बात को समझो कि पहले सीरीज का सेकंड टर्म अगले के थर्ड से मैच कर रहा है। ये देखिए यहां पर देख सकते। ठीक, उसके बाद पहली सीरीज का 5वां दूसरी सीरीज के 8वें से मैच कर रहा है बच्चों, ये देखो देखते जाओ। और तीसरा जो 8वां जो है वो 13वें से मैच कर रहा है। ये 8वां टर्म 13 नंबर से मैच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसी क्रम में बच्चों जब ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे कैंसिलेशन करते जाओगे तो इसका 23वां टर्म जब मैच कराने की बारी आएगी तो वो क्या कहेगा मालूम, कि इसका 38वां टर्म मेरे जैसा होगा। लेकिन आपसे तो बोला इस सीरीज में 37 ही टर्म है, तो यानी इसको मैचिंग का मौका नहीं मिला। इसको मैं रेड पेन से कट कर देता हूं। ये टर्म तो है लेकिन उसको मैच होने का मौका नहीं, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। बाकी जो 7 टर्म है वो मैच। तो यही पूछा था कि कितने टर्म दोनों सीरीजेस में मैच करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द सिंपल क्वेश्चन। इसको भी मैं फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन में गिनूंगा, क्योंकि ऐसा सवाल यार जिसमें कुछ करना ही ना पड़ा हो, बस गिनती लिख के ही सवाल एनालाइज हो गया हो तो फर्स्ट है। ठीक है ना, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखें, एस इज अ सेट कंटेनिंग ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए बोला क्योंकि लिखा था Z बिलोंग्स टू C। इसका साइज तो ठीक आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक साइज में ले लो तो हाँ दिख रहा है, इतने में भी आपको आराम से दिख जाएगा, ये है ना। तो अब क्या दिया है, S आपको दिया है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर S सेट में बिलोंग कर रहे हैं, और एक कंडीशन दी है कि Z माइनस आई मॉड, Z प्लस आई मॉड और Z माइनस 1 मॉड सेम है। अब इस बात को ध्यान से समझो यार, अगर कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में इस बात को मैं समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा। देखो ये हमारा प्लेन है, इसमें Z माइनस आई का मतलब कुछ ऐसे लगाएं, Z और आयोटा के बीच के डिस्टेंस। हम जानते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते, उनके डिफरेंस के रूप में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है, साथ में मॉड किया जाता है, तो वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो। ये लॉजिक है, ये रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर Z और आयोटा को डिफरेंस के रूप में लिखा गया, साथ में मॉड किया है।
यानी क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, जेड और आयोटा के बीच के डिस्टेंस। जेड कहाँ है बाद में बात करेंगे, फिलहाल आयोटा कहाँ है उस पर विचार बना लीजिए। यहाँ कहीं पर आयोटा होता है, निगेटिव साइड माइनस आयोटा होता है, 1 यहाँ होता है और -1 यहाँ। अब क्या है क्वेश्चन सुनिए, ये कहता है जेड माइनस आयोटा, यानी जेड एक ऐसी जगह पे है कि उसकी आयोटा से डिस्टेंस माइनस आयोटा से डिस्टेंस, क्योंकि इस टर्म को आप पढ़ सकते हैं ऐसे, जेड माइनस माइनस आयोटा। या आप हमेशा याद रखना, मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस को अगर लिखना हो तो मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 लिख, Z1 माइनस Z2 होल मॉड अगर आप लिखेंगे तो इसका अर्थ है आप Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस की बात कर, ठीक है ना। तो ये Z प्लस आयोटा लिखा तो इसको मैं Z माइनस माइनस आयोटा पढ़ूंगा, क्योंकि बीच का साइन माइनस ही हो। तो एक ऐसा Z हमको सोचना है जो आयोटा से, माइनस आयोटा से और 1 से बराबर डिस्टेंस मेंटेन करे, यानी आपको इन तीनों से बराबर डिस्टेंस मेंटेन करने वाला एक पॉइंट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम ये थीम पढ़ते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिस पॉइंट को जेड के रूप में चुना जाना चाहिए वो उस सर्किल का सेंटर होना चाहिए जिस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे ये तीनों पॉइंट बैठते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर मेंटेन करनी है। या इस बात को ऐसे समझ लें, ये सबसे बेस्ट तरीका है वैसे समझने का कि आप उसको सर्किल का सेंटर माने। अब यहाँ पर 9th का एक थ्योरम काम आएगा। 9th का क्या थ्योरम काम आएगा सौरभ जी, एक बार समझे। 9th में एक थ्योरम हम पढ़ते थे कि 3 पॉइंट अगर स्पेस में हमको दे, अगर हमको किसी प्लेन में 3 पॉइंट दे दिए जाएं तो 3 पॉइंट से एक सर्किल बनता है। इन 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्किल बन सकता है। बनने का तरीका भी सिखाया जाता था 9th में कि 2 पॉइंट को ज्वाइन कराइए, 2 को ज्वाइन कराइए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। ऐसा करने से आपको सेंटर मिल जाए। और क्योंकि 2 लाइनें एक ही पॉइंट पे कट करती है, नियम है, तो मात्र एक ही सेंटर में, सेंटर यूनिक होता है। अगर 3 पॉइंट एक प्लेन पे दिए हों तो उन तीनों पॉइंट को कवर कर सके ऐसा सर्किल यूनिक होता है और इसीलिए उसका सेंटर भी यूनिक। तो ऐसा केवल एकमात्र पॉइंट इस सर्किल का सेंटर हो सकता है, उस सर्किल का जो इन तीनों पॉइंट को कवर। अब इन तीनों पॉइंट को कवर करता हुआ सर्किल कैसा बनेगा, एक बार उसकी डिजाइन देख लेते हैं। कुछ ऐसा सर्किल होगा। ये तो थोड़ा इलिप्टिकल बना दिया मैंने, चलिए मैं थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। चित्र बनाना भी बहुत कठिन काम होता है। ये ठीक है, चलिए काम चला लेंगे, आप लोग सब समझते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से थोड़ा खिसका देता हूँ तो बिल्कुल वहीं ले आता हूँ जहाँ ये लाने को कह रहा है। इसको 1 मान लेते हैं। इसको रही बात इस डिजाइन की, तो इसको थोड़ा सिमेट्री दे दे, थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ। ये ठीक है ना। तो आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1 से पास होने वाला सर्किल आपके सामने। तो क्योंकि एक सर्किल का एक ही सेंटर होता है इसीलिए इसका एक ही आंसर आ सकता है। रॉन्ग क्यों हो गया रौनक भाई, ऐसे कैसे रॉन्ग हो गया? मतलब रॉन्ग हो गया मतलब जल्दीबाजी में कुछ मीनिंग गलत लगा लिए, क्या हो गया ऐसा रॉन्ग? ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो गया? इसको तो मैं लिखने वाला हूँ फर्स्ट राउंड के सबसे ज्यादा सिंपल सवाल के रूप। मतलब इस पेपर में अभी तक मैंने ख्याल 3 ही सवाल डिस्कस किए हैं, लेकिन जो 3 डिस्कस किए उनमें सबसे आसान यही। ये तो नहीं गलत होना चाहिए, ये कैसे हो गया? अब ऐसा क्या डिजास्टर्स हो गया जिससे ये गलत हो गया? समझाइए। इसके गलत होने के पीछे तो कोई बहुत ताकतवर वजह होनी चाहिए ना। ये कैसे गलत? ये लीजिए एक बार और अच्छा बना देता हूँ, अंदर सा रहेगा तो आप लोग समझ पाएंगे क्लियरली, आगे चल के भी दिखेगा। कोऑर्डिनेट में ऐसा होता है कि कई बार डायग्राम सुंदर बनाए हो तो उससे एक बढ़िया आइडिया क्लिक करता है ना। तो चलिए ये बन गया। अब एक पॉइंट आपका था जो सवाल है उसके हिसाब से यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ, और हमने पढ़ा है कि 3 पॉइंट से केवल एक सर्किल बनता है। तो मेरे बच्चों जब सर्किल एक ही बनता तो हर सेंटर भी एक ही हो, है ना। और आपको जेड ऐसे चुनना था कि जेड की डिस्टेंस आयोटा से, माइनस आयोटा से और 1 से बराबर हो। बराबर डिस्टेंस मेंटेन करने का जो फीचर है वो तो सेंटर का ही होगा, इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए केवल एक ही ऐसा है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन के रूप में एक अच्छा क्वेश्चन गिना जाएगा। इसको बिल्कुल शुरू के 70 मिनट में करने वाली बात। एक बात इस बार पेपर में मुझे बड़ी दिखाई दे रही है कि लोग घर से ही माइंड बना के जाते हैं कि भैया मैथ्स नहीं होती है, और इस वजह से वो एग्जाम में और प्रॉब्लम। अभी इस पिक्चर को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अभी 3 सवालों को देख के तो ऐसा नहीं लगा ना कि ये नहीं होती है। और वैसे भी देखिए FR में उसी सवाल में लिखूंगा जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ फर्स्ट राउंड का होगा। किसी भी सवाल में कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी तो मैं नहीं लिखूंगा। फिर हम लास्ट में गिनेंगे कि कितने क्वेश्चन मैथ्स में ऐसे थे जो बिल्कुल बेसिक थे, कर सकते थे। अभी तक मैंने जिनको गिना एक बार आप फिर देख लीजिए। मैंने इसे फर्स्ट राउंड का माना, आप लोग को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, सिंपल था। ओरल हो गया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा था, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको तो मत ही गिनवाओ, ये बच्चों की तरह गिनती गिन के हो गया है। इसमें ना मैंने कोई एपी फॉर्मूला लगाया ना कुछ, बस गिनती गिनी है आप। और ये भी ऐसे ही कैटेगरी का, ठीक है ना। अगर ये सवाल होता 300-400 टर्म तक, ये 25 की जगह 500 लिखा होता और ये 37 की जगह 799 लिखा होता, तब आता, तब मजा आता। इन पोजीशंस पे फिर जो एपी बनी है इसका nth टर्म निकालते, इसका mth टर्म निकालते,
और फिर कंपैरिजन से पता लगाते कि कहां कहां तक पहुंच के ये मैच। ऐसा कुछ नहीं था, 25 और 37 नंबर दिया है, गिन के हो जा रहा है ना। तो दूसरा हो गया। तीसरा भी सिंपल था, तीसरा अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन। चौथे में आइए, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे देखें एक बार अच्छे से। छोटा बहुत छपा है क्वेश्चन, और बड़ा कर देता हूँ। ये फोर्थ क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़ लें एक बार। एस इज द सेट कंटेनिंग 1 to 10, 1 से 10 तक के एलिमेंट एक सेट के अंदर है। M इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ S, और इसके सारे सबसेट को मिला के एक बड़ा सेट बनाया है M। अब पहले बताओ M के अंदर कौन कौन हो। तो हमको पता है M का जो कार्डिनल नंबर होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 10। आप जानते हैं 10 एलिमेंट के सेट के सबसेट 2 की पावर 10 बनते हैं। और मैं बता दूं, इनमें सबसे गरीब सबसेट फाई होता है और सबसे अमीर S खुद। जो S सेट है उसके सबसेट में सबसे अमीर वो खुद और सबसे गरीब है बेचारा फाई। ये दोनों सबके सबसेट गिने जाए, है ना। तो अब चलो ठीक है, कुल 2 की पावर 10 है। अब आगे क्या है सुनिए। लेट S कंटेन्स ऑल द, एक सेकंड रुकिएगा, लेट S कंटेन्स ऑल द एलिमेंट 1 to 10, सपोज M इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S, देन द रिलेशन R AB and AB are related when intersection is not equal to pi। क्या लिखा है सुनिए। रिलेशन में किसी भी A को B के साथ रिलेट तब माना जाएगा, सुने, जब उनका इंटरसेक्शन फाई न हो। आपको दोनों A और B चुनने हैं इस सेट। अब फिर से पूरी बात सुनिए। एक सेट है S जिसमें 1 से 10 तक के एलिमेंट है, उसके सबसेट बनाए आपने पूरे, वो होंगे 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 मतलब ये हजारों में चल, ठीक। इतने सबसेट की भीड़ में आपने दो सबसेट चुने, और उन दोनों को रिलेटेड कब बोला आपने? आपने ए और बी को रिलेट तब कहा जब वो ऐसे हो जिनका इंटरसेक्शन फाई ना हो। अब कहता क्या है? कहता चेक करिए कि ये रिलेशन किस कैटेगरी का, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, किस कैटेगरी। ये फिर 12th का सवाल आया पहले चैप्टर। यानी ये पेपर थोड़ा सा अनइवन तो मुझे दिखाई दे रहा। एक सवाल पहले ही आ चुका था पहला, और अब एक और आ गया। 2 तो एक ही लेसन से आ गए हैं। ये एपीजीपी वाले से आ गया, लिख दूं क्या? ये आया है सीक्वेंस एंड सीरीज से। ये अनइवन है क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज से एक ये टपका। ये तो आया आपका रिलेशन एंड फंक्शन 12वीं क्लास, रिलेशन फंक्शन 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन उठाया। सीक्वेंस एंड सीरीज उठाया इन्होंने 11th क्लास का, ठीक है, गिनते हैं। और ये तो उठाया इन्होंने 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री के आसान सवालों में उठाया, उठाने को, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल अच्छा खासा उठ जाता है। ये आसान है उन सब में सबसे ज्यादा, ठीक है। और अभी तक के सबसे आसान सवाल में इसी को, पहली बार ऐसा हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल जो टिपिकल होता था, सबसे आसान सवाल की उपाधि दी जा रही है। चलिए चौथे में फिर ये 12th का रिलेशन एंड फंक्शन उठा, रिलेशन फंक्शन 12th का रिलेशन, ठीक है ना। और इसको भी मैं फर्स्ट राउंड पहले ही लिख देता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इस सवाल को ओरल बता दूंगा आप लोग। इसमें पेन एंड ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखिए, ए और बी को रिलेट तब माना जा रहा है। ए और बी को कब? एक मिनट, के पेन इतना पतला क्यों? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, और ये है आपका फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनिए, ए और बी को रिलेट कब माना जा रहा है? जब उनका इंटरसेक्शन फाई न हो। अब अगर इंटरसेक्शन को फाई नहीं रखना है तो क्या कंडीशन बनेगी? सुनो, हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, 17 क्लास पढ़ी है लाइव क्लास में। ये चैप्टर में पूरा करा चुका, मैथ्स पूरा करा रहा हूँ धीरे धीरे। ये चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ मेंस के, एनसीईआरटी से मेंस तक कंप्लीट कराया है। इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अलग ही नाम से बना हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 12, ठीक है ना। अब ए और बी को रिलेट कब माना जा रहा? सुने, जब ए और बी का इंटरसेक्शन फाई ना हो। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने को बोल रहा है। तो मेरे बच्चों, आपको एम में से M के अंदर कितने पूरे ऐसे रखे हुए हैं एलिमेंट? 2 की पावर 10। आपका एक सेट है S, इसके सबसेट है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 सबसेट उठा के आपने M के अंदर रख दिए, तब एक भयानक सेट बना जिसको M कहा। उसके 2 आपको एलिमेंट उठाने हैं जो खुद भी सेट होंगे, तो उनको आपने इंटरसेक्शन करा के चेक करना है भाई आता कि नहीं आता। अब एक बात बताओ यार, अगर किसी सेट का मैं उसी के साथ इंटरसेक्शन कराऊं तो वही खुद आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं M के ऊपर अंदर से कोई 2 सेट उठाऊं, जैसे मैंने M के अंदर से उठा लिया 1, मैंने कहा भाई 1 2 आप आ जाओ, आप भी M में बैठे हो, क्योंकि इसके जितने सबसेट हैं सब बैठे हैं। तो 1 2 का अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊंगा 1 2 के साथ, तो ये 1 2 ही है। 1 2 आ गया, इसका मतलब नॉन फाई आ रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी खास है, जितने एलिमेंट M के अंदर बैठे हैं बच्चों 2 की पावर 10 सबको फॉलो करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिविटी की सबसे खास बात सुनिए, रिफ्लेक्सिविटी एक तो मेंबर को चेक करने से नहीं होती, जितने मेंबर सेट को बिलोंग करते सबको फॉलो करना पड़ता है रिफ्लेक्सिविटी को। अब मैं एक मेंबर की ओर इशारा करूंगा, फाई। अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करे तो फाई आएगा, जबकि राइटर चाहता था कि ये नॉन फाई आ जाए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक होता है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं। सिमेट्री में आते हैं, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो क्लियर सी बात है कि बी और ए का इंटरसेक्शन भी फाई नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है।
अगर ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन पाया गया है तो बी और ए में भी पाया जाएगा। तो सिमेट्रिक तो पक्का है, ओरली पता लग जा रहा है। ट्रांजिटिव में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। समझिए, मान लो ए के रूप में आपने चुना है एक सेट 1 2 जो कि इसका सबसेट है, बी के रूप में आपने लिया है 2 3 और सी के रूप में आपने लिया है 3 4। इनको ले लिया। तो जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन करोगे भैया तो कॉमन आएगा 2। ए और बी का इंटरसेक्शन में आ जाएगा 2 और आप चाहते भी यही थे कि नॉन फाई आए। बी और सी का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा 3, ठीक है ना, इसमें 3 आ गया। अब बात उठती है जब आप डायरेक्ट ए का सी से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या है। तो अगर आप बच्चों ए का सी से डायरेक्ट इंटरसेक्शन करोगे तो ये फाई आ जाए। अब अगर ए का सी से इंटरसेक्शन किया तो ये फाई। इसका मतलब सुनो, जब आपने ए बी का इंटरसेक्शन किया तो ये नॉन फाई आया, बी और सी का इंटरसेक्शन किया वो भी नॉन फाई आया, लेकिन जब ए और सी का इंटरसेक्शन किया तो वो फाई आया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि ए और बी के बीच में अगर रिलेशन है, बी और सी के बीच में अगर रिलेशन है तो ए और सी के बीच में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी का इंटरसेक्शन 2 आया, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, इससे ये पता लगता। और बी सी का इंटरसेक्शन 3 आने से ये पता लगता कि बी इज रिलेटेड टू सी। लेकिन जब मैंने ए और सी को इंटरसेक्शन कराया तो फाई आना ये बताता है कि ये तीसरी बात से हमको पता लगता है ए इज नॉट रिलेटेड टू सी। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी से अगर रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए को सी से रिलेट होना, लेकिन नहीं हो पा रहा तो ये ट्रांजिट। तो ये सवाल में ये जो आपको दिया है केस, इसे केवल सिमेट्री को फॉलो और किसी। तो वैसे ये ओरल क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस्ड हैं, जिन्होंने पूरा क्लियरली पढ़ा है, वो ओरली हवा में आइडिया, वो बैठे बैठे ऐसे सोचते सोचते हिसाब लगा कि 10 एलिमेंट है, उसके सबसेट माइंड में चला के रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर उन्हें याद नहीं आया भाई तो वो गलत भी कराएंगे, और अगर याद आ गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी की खास बात समझे, रिफ्लेक्सिविटी में ये नहीं होता कि 2-4 एग्जाम्पल देती है बच्चों। रिफ्लेक्सिविटी की एक बड़ी खास बात है, जितने एलिमेंट है सेट में सबको रूल फॉलो कर। हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई नहीं कर पा रहा रूल फॉलो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्री का हिसाब किताब क्या है, अगर ए बी से रिलेट हो तब आप उसका उल्टा। तो क्लियर सी बात है, अगर ए बी से रिलेट हो गया तो बी ए से हो ही जाएगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव तो होता ही है ना। और ट्रांजिटिविटी का केस हमने देखा वो फॉलो नहीं, तो ओनली सिमेट्रिक वाले केस को टिक करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड का सवाल मानिए इसको, और रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास से ये पिकअप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है आपका 5th क्वेश्चन स्क्रीन। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल आया, एक बार पढ़ने पहले अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले ध्यान से क्वेश्चन को ना एक बार अच्छे से पढ़ने पहले क्वेश्चन को मैंने जितना इनलार्ज हो सकता है कर दिया है। एक सेकंड रुकिएगा, वहां स्क्रीन में ये ठीक है। अब सुनिए, लेट x is a function of t and y is also a function of t and these are the solutions of differential equation this and this। ठीक है, ये दो बिल्कुल सिंपल बातें हैं कि x इस डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रेजेंटेड है, y इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, माने इनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यू कैन ऑब्टेन x in terms of t and y also in terms of t। ठीक है, सिंपल बात। रिस्पेक्टिवली ए बी बिलोंग्स टू आर, इनमें जो ए बी इस्तेमाल हो रहे हैं रियल नंबर है, बता। ठीक है, वैसे भी रियल ही मानते हैं अगर नहीं भी दिया होता, लेकिन ठीक है, क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। जब लिख देता है राइटर तो थोड़ा और क्लैरिटी, जितना ज्यादा सवाल साफ सुथरा छपा रहता है उतना आसानी होती है उसको समझने में। x 0 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्लियरली समझे पहले, क्योंकि x t का फंक्शन है, तो इसका अर्थ है जब t 0 है तो x 2, ये समझे सबसे पहले। x 0 इक्वल टू 2 का मतलब है जब t 0 है तब x 2, और बगल में लिखा y 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब जब t, एक बार हटा दो इसको, जब t 0 है तो y, इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका मतलब t और x को रिलेट करना है, इससे y और t रिलेट हो रहा है। एक रिलेशन ये भी लिखा हुआ है बच्चों, 3y1 बराबर 2x। अब सवाल है वैल्यू ऑफ t फॉर विच xt इज yt। xt yt अगर बराबर है तो आपको बताना है ऐसा t की किस वैल्यू के लिए होगा, xt yt की बराबरी कब करेगा। कुछ नहीं, सवाल आसान है, बन जाएगा, बट फर्स्ट राउंड में नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी देख लेता हूं पहले कितना कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव अगर होगा तो फर्स्ट राउंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टेप्स तो लगेंगे ही ना सवाल को करने में। x और y इन डिफरेंशियल इक्वेशन से निकलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में है, फटाफट कर रहा हूं, देखते जाइएगा। dx by dt आपको दिया हुआ है ax, मैं इसको तुरंत लिख दे रहा हूं जमा के, आप समझना, dx by x इक्वल टू माइनस a dt। मैंने क्या किया आप समझ लें, मैंने ये ax को उस तरफ भेज के माइनस ax बना दिया, तो ये बन गया dx by dt बराबर माइनस ax। फिर मैंने x को डिनोमिनेटर में लाके dt को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया dx by x बराबर माइनस a dt। पैरेलल दूसरे को भी चलाते रहता हूँ, इस तरफ भी लिखते रहता हूँ उस तरफ, तो dy by y बराबर माइनस b dt। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेंस की परीक्षा में बैठे उन सब समझते हैं ये कैसे हो रहा है। ये जाएगा उस तरफ, फिर x नीचे आ जाएगा, और मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में इन दोनों को लिखा। अब ये दोनों वेरिएबल सेपरेबल में है ना,
एक्स भी टी के टर्म में, वाई भी टी के टर्म में इंटीग्रेट कर देता हूं, दोनों साइड कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा log x बराबर -80 और पैरेलली log y बराबर -bt। एक कांस्टेंट जरूर लिख लेना, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए भी हिंट दिया है। अब यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, ये जो इनिशियल कंडीशंस दी रहती हैं, सर मेरा ये क्वेश्चन वेरी नाइस अक्षत, बहुत बढ़िया। अभी बताता हूँ, सब ऊपर भी सब में लिखे हैं वो, इसको सिंपल क्वेश्चन में तो गिना जाएगा, बट देखते हैं अभी मेरे को कितना टाइम, इसको करने में कितने स्टेप लगते हैं, उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। ऐसे सवालों को फर्स्ट राउंड में शुरू के 60-70 मिनट में रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा एक अटेम्प्ट बाकी है। ठीक, चलिए, तो log x बराबर -80 प्लस के आ गया, ये log y बराबर -bt प्लस के आ गया। अब क्या है, देखो इनिशियल कंडीशन किसको बोलते हैं, इनको, ये इनिशियल कंडीशन। इसमें क्या लिखा है गौर करो, ये लिखा है कि जब t 0 था तो x 2 था। x 0 = 2 का मतलब जब t 0 था तो x 2 था। तो आइए रखते हैं ना, जब t 0 था, इसमें लगा रहा हूं इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में लगा रहा हूं ये कंडीशन, सब एरो बना के समझा रहा हूं, ध्यान देना। इस वाले पे लगाऊंगा ये के निकालने का प्लानिंग चल रहा है। ठीक, तो जब x का वैल्यू 2 आएगा, जब t का वैल्यू 0 होगा। देखिए इससे मुझे k पता लग गया, log 2। अब k का वैल्यू log 2 में वापस k की जगह रख देता हूं, तो ये इक्वेशन अब मुझे पूरी पता लग गई। log x बराबर -80 प्लस log 2 को log x की तरफ भेजो तो log m माइनस log n को log x m बाई तुरंत इतना काम करने दो मुझे, ये बन। ठीक है, और इसमें इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा y की वैल्यू 1 जब t की वैल्यू थी 0, और log 1 भाई साहब 0 होता है। ओहो, तो इसमें k 0 आ गया, 0 लगा दीजिए k को, तो log y बराबर -bt। अब यानी कि x और y दोनों t के टर्म में आपके सामने पेश कर दिए, यानी बहुत आसानी से हमको पता लग गया कि x y t के टर्म में क्या है। यार अक्षत, अब ये दिक्कत है बेटे, अब थोड़ा सा उसके लिए चल रही है लगातार बात ना, जो लोग हैं उस पर लोग लगातार बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, गलत हुआ ठीक है, क्योंकि पेपर इतना अनइक्वलाइज बनाया ही नहीं जाना। ये इस समस्या बीच में आने में गलती ये हुई है कि पेपर को पहले ही अगर बैलेंस कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं। ये वाकई थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि कहीं 155 और कहीं 255 में सेम परसेंटाइल आ रहा है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा गलत है। पेपर की बैलेंसिंग एक बड़ी टीम जो इंडिया लेवल पे काम कर रही है, इतना अजीब पेपर कैसे बना सकती है कि एक का लेवल इतना अलग, दूसरे का इतना अलग। बाद में आप कहते हैं कि 100 नंबर का गैपिंग था, तो उस समय ही बैलेंस कर देना चाहिए था शुरू में ही। अगर लगता है कि 27-29 के सवाल सरल थे तो थोड़ा मैनुअली भी चेकिंग होनी चाहिए थी ना, कि प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए थी, बैलेंस पूरा मेंटेन करके चलना चाहिए था। मोटिवेट ऐसे हो जाओ कि आप मान के चलो कि अप्रैल में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, ये सब बातें बनाने वालों तक भी तो पहुंच रही होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि उन तक नहीं जा रही है बात जा रही है उन तक, तो मे भी अगले में सुधार करें, ऐसा गड़बड़ ना हो, है ना। और एडवांस की परीक्षा के लिए एलिजिबल जो लोग हैं उनको तो टेंशन करना ही नहीं चाहिए। सर मेरा 170 पे 94 आया है। हाँ बेटे, हमारी कोचिंग में भी हैं कई बच्चे, वो ठीक है, वो बहुत बड़ा दर्द है, उसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है ना, हम खुद ही परेशान है इस बात को लेकर। वो 155 और 255 वाला खेल तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि नेशनल लेवल पे बनने वाले पेपर में इतना चेंज नहीं होना चाहिए था लेवल में। अगर 19-20 का चेंज है तो उतना मेंटेन हो जाता है, ये कुछ ज्यादा ही हैवी चेंज। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, एक एक करके ना पूरे पेपर मेरे को करने, तो उसके बाद अपन लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कितना बैलेंस। ठीक है ना, बताओ। जैसे अभी तो इसके सवाल सरल लग रहे हो, अब हो सकता है मुझे सारी सिम्टम है कैसे, मैं थोड़ा अपने मेंटल लेवल को एक स्टूडेंट के लेवल पे आके सोच के देखूंगा कि क्या था हिसाब में, फिर बता दूं। ये पूरे एक बार कर लेते हैं डिस्क। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम केवल पढ़ ही सकते। 213 नंबर में सिर्फ 98 बना है। अच्छा, 213 नंबर में 98 बना है। कौन सी डेट के हैं भैया, 27th के हैं क्या? अक्षर तुम 27th वाले हो क्या? अच्छा 27 98 का मतलब 13 नंबर में अगर इतना बना है, 27th वाले अक्षत ने 27 को दिया हो, 27 का सबसे खराब होगा। अच्छा इसी पेपर में हो, ओके। यार अब तो दुआ करके जाना पड़ेगा परीक्षा में कि भैया हमारे हाथ सरल पेपर ना लगे। देखो इतना इस बार चेंज कर दिया इन्होंने कि अब लोग ये दुआ नहीं करेंगे कि पेपर सरल आए, अब ये दुआ करके जाएंगे कि हे भगवान पूरी शिफ्ट में जो सबसे कठिन पेपर है वो मुझे देना, तब परसेंटाइल जाए। अब चलो इसको पूरा कर लेते हैं। इस मुद्दे पर लोग लगातार बने हुए हैं, कोर्ट तक जा रहा है मुद्दा। आप देखिए क्या होता है, जिन लोगों ने अपील की उनकी अपील की कितनी सुनवाई होती है। हाँ मैं अपने सेंटर पे भी, मुझे पता है ना बच्चों के इस रेंज में जो 27 वाले उनका इतना ही पता है मुझे, वो सब मालूम है। हम लोग के भी बच्चों के भी तो आ रहे हैं, बस मैं कर रहा हूँ। देखो लगातार कोशिश पे लगा हुआ, हम पढ़ा ही सकते हैं, बाकी ये रिजल्ट निकाल तो इन लोगों का काम है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, ये कोई भी इसकी तारीफ नहीं करेगा। 155 और 255 का जो खेल है बड़ा खराब, मतलब किसी शिफ्ट के 155 वाले के मार्क्स उतनी परसेंटाइल आए जितनी दूसरी शिफ्ट में 165 की आए, यहाँ तक चल, ठीक है ना। बाकी लोगों को सोचना पड़ेगा, ये चीज गलत। अब सभी बोल रहे हैं गलत है, वो गलत, ठीक है ना। अभी फिलहाल चलो आगे के लिए तैयारी करते हैं, फिर अप्रैल के लिए यही सोच के पेपर शुरू किया और थ्योरी पढ़ाना बीच में रोक दिया। जितना भी टाइम इसमें लगेगा पहले एक बार इसको पूरा निपटा देते, फिर वापस उसी पे आ जाऊंगा, है ना। चलिए अब देखो log x/2 log y दोनों आ गए, तो x और y दोनों इसके सॉल्यूशन है। इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, इसको भी, और ये दोनों मेरे को मिल गए। अब क्या क्या मैं यूज कर चुका हूँ। अच्छा सवाल जब करते तो एक चीज और देखें कि जो जो कंडीशन
यूज हो गई हैं, उनको भी साइड करते रहिए ताकि ये पता लगता रहे कि अब क्या क्या बचा जो यूज कर रहे हैं। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन दी होती है जब तक वो सारी यूज नहीं होगी सवाल आगे नहीं बढ़, सब यूज होगा अंत तक, अंत आते आते सब यूज हो जाएगा। जैसे इस कंडीशन को मैं यूज कर लिया हूँ और इस कंडीशन को भी मैंने यूज कर लिया है, ठीक। इसके अलावा इस इक्वेशन को सॉल्व में कर चुका हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व में कर चुका हूँ, इतना काम मैंने कर। अब क्या कहता है कि 3y1 2x1 के बराबर है ना, 3y1 2x1 के बराबर, 3y1 2x1 के बराबर है। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी, देखो ये वाली कंडीशन को यूज करके क्या कंडीशन मिलेगी, 3y1, y1 मतलब y की वैल्यू जब t1, इसको ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। y1 का मतलब होता है क्योंकि y t का फंक्शन है, तो जब t1 होगा तो y कितना होगा देख लेते हैं। जब t की जगह 1 रखूंगा तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी e की पावर -b। अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आप लोग सब जानते हैं लॉग का टॉपिक वैसे भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉग पर सारी क्लास ले चुका हूँ, 4-5 जितनी लेनी थी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप t को 1 लगाएंगे तो log y माइनस b आ जाएगा, तो y आ जाएगा e की पावर माइनस b आ गया। और दूसरी तरफ आ जाएगा 2 टाइम्स x1, x1 का मतलब है जब t1 होगा तो x कितना हो। तो t को अगर आप 1 लगा देंगे इसमें, तो t को 1 लगाने, यहाँ पर t को 1 लगाने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा e की पावर माइनस है 2 टाइम्स e की पावर माइनस। ये कैसे हो रहा है एक बार बता ही देता हूँ। इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे x अपॉन 2 बराबर e की पावर माइनस 80, और इसको एक्सपोनेंट में लिखा जाएगा y बराबर e की पावर माइनस 20। आपको मालूम है कि log को एक्सपोनेंट में कैसे बदला जाता है, तो x का वैल्यू आ गया 2 e की पावर माइनस 80 और y का वैल्यू आ गया e की पावर माइनस 20, दोनों आ गए ना। अब हमने y1 की वैल्यू t को 1 लगा के और x1 की वैल्यू t को 1 लगा के लगा ली, ये कंडीशन मिली है। इसको हम चुपचाप रख लेते हैं संभाल के, ये काम 3/4 बराबर हो गया e की पावर माइनस a अपॉन e की पावर माइनस, कुछ ऐसी कंडीशन हमको मिल गई। b को ऊपर भेज देते हैं, तो 3/4 बराबर e की पावर b अपॉन नहीं सॉरी माफ कीजिए, b माइनस है, b क्योंकि माइनस है ऊपर जाके प्लस होगा, तो e की पावर b माइनस ए का वैल्यू 3/4 आ गया। इसका इस्तेमाल करेंगे। अब अंतिम लाइन पढ़ते हैं, अब इसका भी इस्तेमाल हो गया, इसको हाईलाइट करने दीजिए, ये सब यूज हो चुका है। द वैल्यू ऑफ t फॉर विच xt इक्वल टू yt। अब अंतिम एक स्टेप बचा है कि xt yt की बराबरी करे तो t कितना, तो xt की वैल्यू ये मैंने निकाल के रखी है, इसको उठाइए, ये xt की वैल्यू आपके सामने है, इससे भी नहीं बल्कि इसके नीचे वाली लाइन और अच्छी है। ये आपकी xt की वैल्यू है, ये आपकी yt। कंपेयर कर देता हूं दोनों को फट से, तो 2e की पावर माइनस 80 बराबर e की पावर माइनस 20, तो 2 बराबर हो गया e की पावर माइनस 20 प्लस 80, ये वहां आ गया तो प्लस हो जाएगा, देखते जाइए। अब ये हो गया e की पावर a माइनस b होल t इक्वल टू 2, और अगर आप इसको a माइनस b चाहते, e की पावर a माइनस b चाहिए आपको, तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को बदल के e की पावर a माइनस बी बना देते हैं। ऐसा करने से 4/3 हो। अब ऐसा कैसे हो आप लोग समझिए, e की पावर b माइनस है, अगर डिनोमिनेटर पे फेंक दूं इसको तो 1 अपॉन e की पावर a माइनस बी बन जाए, तो इसको पलटा के इसका रेसिप्रोकल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मतलब रेसिप्रोकल होना है। अब इसकी वैल्यू 4/3 यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 4/3 की होल पावर t इक्वल टू 2, क्योंकि इस पूरे पोर्शन की वैल्यू मैंने अप्लाई की है, इस पूरे की जगह लगाया है 4/3, तो ये होल पावर t आ गया इक्वल टू 2। और अब इसको लॉग में बदल देता हूं, तो ये बन जाएगा लॉग 4/3 बेस पे चला जाएगा 2 इक्वल टू t, कुछ ऐसा t लॉग 2 आएगा और बेस पे 4/3 आएगा, तो ऐसा आंसर ढूंढ करके आप उसको, ठीक है ना। तो इसको मैं, है ना, तो ये आपका केस बन गया, मतलब इतना कुल मिला के ये आंसर आ गया। ये आ गया 4/3 की पावर t इक्वल टू 2, तो log बेस 4/3 2 इक्वल टू t। तो ये पार्ट इसका आंसर। अब आप ऑप्शन इसको मैच करा लेंगे, कौन सा ऑप्शन इससे मैच, ठीक है ना। तो लॉग का क्वेश्चन, इसको तो लॉग का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसे माना जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 12th के सिलेबस से डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, लॉग का इस्तेमाल कर, ठीक है ना। और इसको आप मानेंगे फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन में नहीं गिनूंगा, फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन में इसको काउंट नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। हालांकि ये सवाल कठिन नहीं है, हाँ लेकिन कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, क्योंकि स्टेप्स है ना भाई, आपको log x log y दोनों निकालने पड़ रहे हैं, उसके बाद एक कंडीशन में एक रिलेशन ये वाला बनाना पड़ रहा है, फिर मेन कंडीशन को सॉल्व करके इसका यूज करना पड़ रहा है, तो ठीक, इसमें टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन 70 मिनट के शुरू के राउंड में इसको न गिना जाए, लेकिन बाद में फिर इसको जरूर कैलकुलेट किया जाए। ऐसा सवाल छोड़ के नहीं आ सकता, मतलब इसको करना है लेकिन बिल्कुल इनिशिएट नहीं करना। इनिशिएट का मतलब समझ रहे हैं ना, फर्स्ट 70 मिनट में तो वो सवाल किए जाते हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कर पाए आप, और जो
सेकंडों में हो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ताकि जब 60-70 मिनट में आप देखें कितना हो गया, 30-32 सवाल, 28-29 सवाल निपट। ठीक, तो ये आपका पांचों क्वेश्चन हो गया। 28-29 मैंने तीनों सब्जेक्ट में मिला के बोला, ऐसा मत सोचे मैथ्स के 30 में 29 नहीं कह रहा हूँ। चलिए, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया पांचों क्वेश्चन 12th के डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से, मानिए आप इसको। 6th क्वेश्चन में आइए। 6th क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, यानी स्टैट को भी मौका दिया है, स्टैट को भी मौका दिया है 11th क्लास। और सवाल कैसा भी देख लेते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद इसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट राउंड के लायक था या नहीं। ठीक है ना। चलिए, लेट A1 A2 A3 A10 बी 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट दिस सिग्मा इज 50। ये सिग्मा क्या है, एक बार इसको फील करें। ये सिग्मा है A1 A2 A3 सबका सम है। चलिए ठीक, और ये है आपका AK AJ इक्वल टू 1100, जहां K J से छोटा। ठीक, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 10 एलिमेंट। ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपली कैसे करेंगे डायरेक्ट सुनिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स, लिख लेता हूं, इन्होंने ए के लिखा तो चलो ए के ही लिख देता हूं, ए के स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा ए के अपॉन एन होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला जो लोग परीक्षा दिए उनको याद ही होगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपने जरूर रटा होगा। ठीक है ना। तो 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका समेशन दिया है आपको, इसका प्रोडक्ट फॉर्मेट भी दिया है आपको। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मेट का मतलब समझ लो इसका कि k इज लेस देन j बोल के ऐसा लिखने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसमें A1 A2 को मौका दिया गया है, A1 A3 को मौका दिया गया है, लेकिन A3 A1 और A2 A1 को मौका नहीं। यानी इस प्रोडक्ट में किसी भी जोड़े को बस एक बार मौका दिया, नोटेड डाउन। आप समझ सकते हैं कि जब A1 से लेकर A10 तक के नंबर के पेयर बनाए जाएंगे तो बहुत सारे पेयर बनेंगे। जैसे एक पेयर की कैटेगरी होगी A1 A1, A2 A2, A3 A3, ये प्रोडक्ट है ना, लेकिन हम इनको मौका नहीं देंगे क्योंकि लिखा है साफ K J से छोटा होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो 10 पेयर तो इससे वैसे ही डिलीट कर दो, A1 A1 A2 A2 A10 A10 नहीं गिनेंगे। K छोटा है J से बोल करके इसने एक काम और कर दिया कि जब हम पेयर बनाएंगे तो A1 का पेयर A2 के साथ भी बनेगा, A2 का A1 के साथ भी, लेकिन ये कह रहा है आप A1 का A2 के साथ मत बनाइए, जबकि आप A2 का A1 का A2 के साथ लीजिए पेयर, है ना, लेकिन A2 का A1 के साथ, क्योंकि K को J से छोटा। अब सब बातों का ध्यान रख के देखो सिंपली कैसे करेंगे सवाल, एक बार समझ लें, सिंपल क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने, ये जो सिग्मा A के है ये समेशन है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 50 दी है, रखने की देर है बस। n टोटल 10 एलिमेंट है, ये भी खत्म, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी होल स्क्वायर कर ही लेंगे। इस पे आके गाड़ी अटक रही है, मुझे सारे टर्म्स के स्क्वायर का सम भी चाहिए। तो अब उसके लिए प्लानिंग सुन लो, ऐसे सवाल कभी भी एग्जाम में आते तो एक कंडीशन बताता हूं, उसका इस्तेमाल करना। अगर हम A1 A2 A3 A10 इन सारे नंबर्स को लिख के इनका होल स्क्वायर करें, इसका मतलब A1 से A10 तक का एक पेयर और A1 से A10 तक का दूसरा सेट, दोनों को मल्टीप्लाई किया। सिंपल सी बात है ना। अगर आप A1 प्लस A2 प्लस A10, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 एलिमेंट पहले डब्बे में होंगे, 10 दूसरे में, तो मल्टीप्लाई करने में 10 इंटू 10 100 एलिमेंट आएंगे। वो 100 एलिमेंट कैसे डिजाइन के होंगे समझो। 10 तो उनमें से ये वाले होंगे, ऐसे वाले जो स्क्वायर लुक देंगे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, 10 ही हो गए, गिनते जाना, 10 ही हो गए, बचे 90। एक बार फिर बता देता हूं, जब A1 प्लस A2 प्लस A3 को आप A1 प्लस A2 प्लस A3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, A1 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 A2 A1 A3 A2 A1 A2 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 A3 A3 A1 A3 A2 A3 A3 ऐसे बनेगा ना। तो 3 तो बनेंगे ऐसे वाले डबलिंग वाले, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। बाकी जो 6 हैं वो क्या बनेंगे, A1 A2 A2 A1, A1 A3 A3 A1 और A2 A3 A3 A2। अब वहां तो 3 थे, मैंने फटाफट सारे सुना दिए। इसमें 10 है, पहले डब्बे में भी 10, दूसरे में भी 10, तो 100 जोड़े बनेंगे। 10 इंटू 10 100, 100 में 10 आपके सामने मैंने ये लिख, बचे 90। 90 में बच्चों जो पेयर बनेंगे वो ऐसे लुक वाले होंगे, A1 A2 A2 A1 A1 A3 A3 A1। तो क्लियर सी बात है कि हर एलिमेंट 2 बार आएगा, A1 A2 A2 A1 A1 A3 A3 A1। तो सबको अगर 2 बार आने का मौका मिलेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, सिग्मा AIAJ 2 टाइम्स क्यों लिख दिया, क्योंकि कंडीशन थी कि I से बड़ा होना चाहिए। I से बड़ा J का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप खाली सिग्मा AIAJ लिख दोगे ना तो लोग इसमें A1 A2 को भी मौका दे देंगे और A2 A1 को भी। आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्या, वो कहेंगे क्योंकि आपने रोक नहीं लगाई थी। अगर आप किसी से बोलोगे कि I का वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हो और J का वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हो और I J इक्वल नहीं होने चाहिए, तो बंदा A1 A2 को भी मौका देगा, A2 A1 को भी। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं किया गया, इसमें बोला गया है कि भैया पेयर में 2 तरफा मौका मत देना। अगर A1 के साथ आपने A2 को लिया है तो बाद में A2 के साथ A1 नहीं लोगे। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 2 तरफा नहीं गिना। तब मैं बोल रहा हूं कि टोटल 100 टर्म में 10 तो ये हो गए हमारे, बचे 90 में ये हो गए 45
दूनी यानी 45 पेयर ये हो गए, 42 टूल। अब हमें जो वैल्यू दी है उनको अप्लाई करने पर ये क्या बनेगा, देखो 50 का स्क्वायर, ये वो टर्म है जो हमें ये है स्क्वायर्स का समेशन, ठीक। और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई ये 1100, तो ये 11 दूनी 22 और ये 2300, यानी सिग्मा ए के स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आ गया 300। अब सिग्मा ए के स्क्वायर अगर 300 है तो इसको बस यहाँ पर लगाना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। ये आ गया 300/10 माइनस 50/10 होल स्क्वायर। इसके आगे आप जो भी आंसर आए उसको टिक, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन भैया, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ तो डिस्कशन हो रहा है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो एग्जाम हॉल में तो कोई बच्चा 1 सेकंड के अंदर। तो ये फर्स्ट राउंड का सवाल है स्टेट ऑफ 11 सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए स्टेट को मौका दे दिया इन लोगों ने, अच्छी बात है। 6th क्वेश्चन ये हो गया। 7th में आइए जरा सा, 7th क्वेश्चन आपके सामने। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज d, देन d स्क्वायर इज। अच्छा क्या है सवाल, एक बार देखें, या फटाफट आपको समझाता हूँ सीधे, क्योंकि कोऑर्डिनेट का सवाल है, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ये लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं पहले सुंदर सा। पैराबोला क्या दिया है इन्होंने, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सुंदर, सबसे सुंदर वाला इधर को मुंह किया और ओरिजिन को टच करता हुआ, ठीक हो गया ना। अब कहता है सर्किल है आपका, ये बगल में सर्किल जो है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थोड़ा बड़ा कर देता हूं दिखेगा साहब, ये लीजिए, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का सेंटर एक चुटकी में निकालिए, 2gx 2fy 2,a। जो जानकार लोग सब जानते हैं ये 2gx वाला टर्म है, तो g का वैल्यू आया -2, ये 2fy वाला टर्म है, f का वैल्यू आ गया -8, और सेंटर होता है -g -f, तो वो हो गया 2,a। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको पता है। अब 2,8 को पहले मैं दिखा देता हूँ। 2,8 तो यहाँ कहीं पर, कैसे मुझे पता लगा पैराबोला से बाहर है, क्योंकि जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू √8 आ रही है, यानी 2 डिस्टेंस वाले पॉइंट में पैराबोला का ये जो पॉइंट है ये 2,√8 है, और जो पॉइंट मेरा सर्किल का सेंटर है वो 2,8, तो बहुत ही ऊपर होगा वो। तो अब 2,8 मुझे पता लग गया, पैराबोला आपके सामने है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज d, है ना। इस पैराबोला की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से जो है d। पहले एक बार बता देता हूँ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट कहाँ, ये मैंने डाला टेंजेंट, बिल्कुल बढ़िया बन गया टेंजेंट, सुधारने की जरूरत नहीं है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक बार देख लीजिए आप लोग, ये है भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, ठीक। माना जिस पॉइंट पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन मिल रही है, ये पॉइंट है पैराबोला पे at² 2at, बल्कि ए भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो a का रोल 1 प्ले, स्टैंडर्ड होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 हटा देता हूँ, इसको 1 लगा देता हूँ a की जगह। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए t² 2t। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है t² 2t, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट t² 2t है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,8। अगर हमें t पता लग गया तो गेम। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज d, ये डिस्टेंस d, ठीक। अब पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। टेंजेंट कितना आ जाएगा बताइए, ये पैराबोला का पॉइंट हो गया t² 2t। अब टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा देख लेते हैं, डिफाइन ये डेरिवेटिव से निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, dy/dx। बल्कि dy/dx निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका स्लोप हो गया 1/t, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड ही होता है, ये तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट ने याद किया होगा, हर बार निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम जानते हैं कि पैराबोला अगर y स्क्वायर बराबर 4ax हो तो उसके पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट पर स्लोप 1/t होता है, यानी इसका स्लोप 1/t हो गया, है ना। तो इस लाइन का स्लोप भी निकल जाएगा माइनस, यानी ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल आपने डाला इसका स्लोप होना चाहिए -t। अब इसका स्लोप -t है, लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन का स्लोप वैसे निकालूं y2 - y1 से, तो ये निकलेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसे होना चाहिए -t, ठीक। अब सॉल्व अगर कर दूं तो 2t - 8 बराबर -t³ + 2t, 2t से 2t कट गया, t बराबर 2 आ गया बच्चों, बहुत बढ़िया। t2 आ गया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये पॉइंट है 4 4, ये 2 8, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, वो d होगी, उसका स्क्वायर कर देना, आंसर निकल, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन में गिना जाएगा। इसको भी फर्स्ट राउंड का सवाल माना जा सकता है अगर तेज हाथ वाला बच्चा, बाकी पेपर थोड़ा सा इजी माना जाएगा। ये पैराबोला टॉपिक का सवाल है कोऑर्डिनेट में और 11th, ठीक है ना, आसान में। चलिए बाय।